आज बीटीडीटी समूह द्वारा प्रत्येक वर्ष की भांति खलंगा बैटल वॉक का आयोजन किया गया, जो ट्विन मॉन्यूमेंट सहस्त्रधारा रोड से होकर खलंगा स्मारक नाला पानी में जाकर समाप्त हुआ। बिन देयर दून दैट समूह दून घाटी में विभिन्न क्षेत्रों संगठनों से आए हुए पर्यावरणविद, इतिहासकार, डॉक्टर्स, सेनाओं के रिटायर्ड्स तथा कार्यरत अधिकारी, सैनिक, टीचर्स, स्टूडेंट्स, समाज सेवक, बुजुर्ग, महिलाएं तथा बच्चे शामिल हैं। इनका मुख्य उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण तथा सभी ऐतिहासिक स्थलों का भ्रमण करके उस स्थान का विशेष महत्व तथा इतिहास की जानकारी प्राप्त करना है। आज बीटीडीटी को होस्ट कर रहे हैं फाउंडर डॉक्टर लोकेश ओहरी तथा मिस सरगम मेहरा, प्रोफेसर दून यूनिवर्सिटी। In 1814, the Battle of Nala Pani took place between the Gorkha army under the command of Balbhadra, the grandson of Amar Singh Thapa, and the British army led by General Gillespie. In this battle, women and children joined hands in fighting along with the Gorkha army against the British. इस लड़ाई की एक of course ये भी बहुत खासियत है that the British were about 6,000-8,000 trained men. But the Gorkhas were 600 men, women and children. तो इसमें इवन महिलाओं ने, बच्चों ने भी इस जंग में पार्टिसिपेट किया। ब्रिटिश ने डिसाइड किया कि हम लोग एक ही दिशा से घुसेंगे तो काम बनेगा नहीं, तो हम लोग अपनी आर्मी को 4 कॉलम्स में डिवाइड कर देंगे और चारों कॉलम्स इकट्ठे चढ़ाई करेंगे। बट जब वो 4 कॉलम से आना स्टार्ट हुए, दे रियलाइज दैट 3 कॉलम से एंट्री कतई मुश्किल है, इट इज इम्पॉसिबल। अस्थल और किरसाली से ब्रिटिश चढ़ाई नहीं कर पाए, दे कुड नॉट। तो दिस वाज द ओनली एरिया जहाँ से उनको बहुत एक्सेसिबिलिटी मिली एंड फ्रॉम हियर दे डिसाइडेड टू एंटर द फॉरेस्ट। तो ये फोर्ट का सदर है। अक्टूबर 1814 में द फर्स्ट अटेम्प्ट वाज मेड इस किले में घुसने के। दैट वाज 21 अक्टूबर 1814। सो 21 अक्टूबर 1814 को जब पहला अटेम्प्ट हुआ, जो लीडिंग कर्नल थे, कर्नल मॉबी, उन्होंने सोचा कि लड़ाई करने की भी क्या ज़रूरत है, हम लोग जो नेपाली फोर्सेस के कमांडर हैं बलभद्र, उनको एक संधि का संदेश भिजवाते हैं, विल गिव हिम अ लेटर ऑफ सरेंडर एंड लेट्स सी, क्या पता बिना लड़े ही सीज फायर हो जाए। सो वो लेटर भिजवाते हैं और बलभद्र, ऐसी कहानी है कि बलभद्र जो है वो चिट्ठी को पढ़े बिना फाड़ देते। एनीवे ये सरेंडर खारिज हो गया। देन 24 अक्टूबर को सेकेंड अटेम्प्ट हुआ और 24 और 28 अक्टूबर जो सेकेंड और थर्ड अटेम्प्ट थे, उसमें देहरादून की जो अनप्रिडिक्टेबल बारिश है, जो हमेशा मतलब अचानक से हो जाती है, वो हो गई रेनफॉल। तो जब वो नाला पानी रिवर क्रॉस कर रहे थे, उनको रिवर क्रॉसिंग में दिक्कत हुई, उनको अपने मेन और इक्विपमेंट लाने में दिक्कत हुई। सो 28 अक्टूबर तक गिलेस्पी को समझ आ गया था दैट नाउ लास्ट डिच अटेम्प्ट वुड बी 31 अक्टूबर। तो 31 अक्टूबर को रॉलो गिलेस्पी ने अपने मेन को इंस्ट्रक्शंस दी कि मैं सुबह 10 बजे 5 बार बंदूक चलाऊंगा। वो सिग्नल होगा कि आपको मेरे साथ लड़ने के लिए सबको इकट्ठे आना है। मैं बिल्कुल किले के डोर के पास जा रहा हूँ अकेले, ताकि गोरखास को लगे कि मैं बिल्कुल अकेला हूँ। लेकिन जैसे मैं 5 गन शॉट फायर करूँगा, सिग्नल है कि सबको मेरे को हेल्प करने आना है। लेकिन 31 अक्टूबर की मॉर्निंग में ये लड़ाई इतनी ज़्यादा ब्रिटिश के अगेंस्ट चली गई, बहुत अगेंस्ट चली गई। उनके बहुत मेन मरने लगे कि गिलेस्पी जो थे वो इम्पेशेंट हो गए एंड द सिग्नल दैट वाज सपोज्ड टू गो एट 10 AM वेंट अप एट 8 AM। 2 घंटे पहले उन्होंने फायर कर दिया और जब उन्होंने 2 घंटे पहले फायर करने की गलती कर दी, तब ऑब्वियसली उनके पास कोई नहीं था, तो वो अकेले थे, तो वो मारे गए। ठीक, ओवर द नेक्स्ट फ्यू डेज उनके साथ जितने टॉप मोस्ट ऑफिसर्स थे वो भी मारे गए। तो अंदर अभी हम लोग जो 2 मेमोरियल देखेंगे, लेफ्ट में जो मेमोरियल है उसमें एक प्लाक लगा हुआ है जिसमें जितने ब्रिटिश ऑफिसर्स की जान गई उनके नाम लिखे हैं एंड दोज ऑफिसर्स वर द कमांडिंग ऑफिसर्स, कैप्टन कैंपबेल, लेफ्टिनेंट लुकफोर्ड, ये सब ब्रिटिश ऑफिसर्स के नाम हैं एक्सेट्रा एक्सेट्रा, हु फेल एट द असॉल्ट। तो 31 अक्टूबर से लेके 27 नवंबर के बीच में 27 दिनों में ब्रिटिश की टॉप फोर्सेस जो थी वो मारी गई। और अगर आप उधर वाला फ्लैग पढ़ेंगे, दैट इज अ ट्रिब्यूट टू द फोर्ट्रेस। आप देखेंगे कि ज़्यादातर मॉन्यूमेंट्स में द ट्रिब्यूट इज गिवन टू द पर्सन। ये राजा ने लड़ाई लड़ी, इस राजा ने ये किला बनवाया तो हम उसे ट्रिब्यूट दे रहे हैं एक्सेट्रा।
लेकिन यहाँ इस किले की बात की गई है। एट द हाईएस्ट पॉइंट ऑन द हिल अबव दिस डोम इज द फोर्ट ऑफ कलुंगा। ठीक, सो इसके पीछे भी एक प्लाक है। इसके पीछे वाली जो प्लाक है वो सबसे इंटरेस्टिंग है। देयर इज द ट्रिब्यूट टू द नेपलीज कमांडर बलभद्र। बहुत लोग सोचते हैं ऐसा कि बलभद्र इस कैंपेन में मारे गए, नहीं, ही वॉज नॉट किल्ड इन दिस कैंपेन। आखिरी 70 लोगों की टुकड़ी के साथ वो बचे थे। वो खलंगा किला, वो निकल गए खलंगा किले से, और उनकी जो डेथ है वो बहुत बाद में एक कैंपेन में हुई। तो इस लड़ाई में ही वॉज नॉट किल्ड। जो टॉप मोस्ट ब्रिटिश ऑफिसर्स थे वो मारे गए, राइट। तो अभी हम अक्टूबर 1814 से आते हैं नवंबर 1814 में, राइट। इन नवंबर 1814 द बैटल स्टार्टेड टू टिल्ट इन द फेवर ऑफ द गोरखास बिकॉज ब्रिटिश कैजुअलिटीज वर वेरी हाई। कंसिडरिंग कि ब्रिटिश के पास मैन बहुत ज़्यादा थे, आर्म्स बहुत सोफिस्टिकेटेड थे, फिर भी गोरखास ने जिस तरीके से उनके अटैक को रिपल्स किया, उनका सामना किया, वो बड़ा अनप्रेसिडेंटेड था। इसका एक बहुत मुख्य रीज़न ये भी था दैट द ब्रिटिश वर नॉट वेरी फेमिलियर विद जंगल वॉरफेयर। तो आप सभी को, आप कहीं भी कोई भी लड़ाई लड़ते हैं तो लोकल ज्योग्राफी को समझना बड़ा ज़रूरी है ना। उस लैंडस्केप को समझे बिना कोई लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती। आपके पास न्यूक्लियर वेपन्स भी क्यों ना हो, अनलेस यू नो द एरिया यू कैन नॉट हैव अ फाइट। सो द ब्रिटिश ऑफ कोर्स न्यू कि यहाँ पे इजी नहीं होने वाला हमारे लिए। जंगल के अंदर माउंटेन फॉरेस्ट में उनका पहला ऐसा एक्सपीरियंस था इस फोर्स, ऐसी फोर्स के अगेंस्ट। हिस्ट्री में ये पहली या इकलौती बार नहीं है कि बहुत कम लोगों ने बहुत ज़्यादा लोगों को चैलेंज किया। इंडियन हिस्ट्री में ऐसे बहुत एग्जाम्पल्स हैं, गोरखा रेजिमेंट के साथ बहुत एग्जाम्पल्स हैं, और बहुत बैटल्स में एग्जाम्पल्स हैं जो हम अभी फॉरेस्ट में बात करेंगे उनके बारे में, कि कम लोग भी बहुत ज़्यादा लोगों को अटैक कर सकते हैं, रिपल्स कर सकते हैं। सो नवंबर 1814 तक जब ब्रिटिश ने देखा दैट हम लोग हैंड टू हैंड कॉम्बैट में अपने एनिमी को नहीं हरा पा रहे, तो फिर नेक्स्ट बेस्ट ऑप्शन क्या है? नेक्स्ट बेस्ट ऑप्शन ये है जो अभी तक फॉलो किया जाता है अराउंड वॉर्स इन द वर्ल्ड, जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में भी हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भी हुआ। यू कट ऑफ द फूड एंड वाटर सप्लाई ऑफ द एडवर्सरी। यहाँ से आपको एक बड़ा पैनोरामिक व्यू दिख जाए, आपका एनिमी अगर जंगल में आ रहा है तो आपको पता होना चाहिए, राइट। सो गोरखास ने ये जगह बहुत सोच समझ के स्ट्रैटेजिकली चूज करी, ये हिल बहुत स्ट्रैटेजिकली चूज किया। बट इस लड़ाई से पहले, अभी मैंने बहुत रिसेंटली एक अकाउंट पढ़ा जो मैंने इतने साल में नहीं पढ़ा था। आप सभी को पता है कि मेजर फ्रेडरिक यंग का नाम बहुत लिया जाता है उत्तराखंड में। का जो फोर्ट्रेस है उसको तो आप आराम से शायद गिरा देंगे, बहुत मैसिव फोर्ट्रेस नहीं है, लेकिन इस पूरी वॉरफेयर में जो एक डिसाइडिंग फैक्टर होगा दैट विल बी वाटर, पानी। ये उन्होंने बैटल से पहले ही बोल दिया था। सो न्यूमरस पीपल सजेस्टेड टू द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी दैट अब क्योंकि लड़ाई बिल्कुल आपकी उलट जा रही है, लुक फॉर द वाटर सप्लाई। तो अभी आप जिस जगह पे खड़े हैं वो एक सर्कुलर एरिया देख रहे हैं, ये मानसून में पानी भर जाता है इसमें, ये ग्राउंड जो है इसको बोला जाता है सागर ताल। तो ब्रिटिश ने बाय द मिडल ऑफ नवंबर ये वाटर सोर्स कैप्चर किया, उनको ये कैप्चर करना पड़ा इन ऑर्डर टू मेक श्योर कि गोरखास उन पे डोमिनेंट ना हो। नवंबर के एंड में देयर वाज 600 गोरखा मेन, विमेन एंड चिल्ड्रन थे, जैसे मैं आपको नीचे बता रही थी, जिन्होंने एक बहुत बड़ी ब्रिटिश फोर्स से लड़ाई की। एक स्ट्रैटेजी जो गोरखास ने इस्तेमाल करी दैट वाज टू मेक द फॉरेस्ट लुक अबैंडन्ड। तो गोरखास क्या करते थे, वो कभी भी ब्रिटिश को ये पता नहीं लगने देते थे कि इस पेड़ के पीछे या इस पत्थर के पीछे कोई छुपा हुआ है। बहुत साइलेंटली छुपते थे, और जैसे ही ब्रिटिश आते थे वो खुकरी से अटैक करते थे। तो बहुत यूजफुल स्ट्रैटेजी थी, वेरी ब्रेव एंड पावरफुल स्ट्रैटेजी। इंडियन का वाटर सोर्स डिस्कवर हुआ, वाटर सोर्स कट हुआ, तब ब्रिटिश ये खुद लिखते हैं और खुद मानते हैं कि अगर हम हैंड टू हैंड कॉम्बैट करते रहते तो शायद हम गोरखास को इस तरीके से कभी नहीं हरा पाते, लेकिन हमने भूख और प्यास का इस्तेमाल करके उस फोर्स को सबड्यू किया। इन द एंड ऑफ नवंबर 70 मेन, विमेन और चिल्ड्रन थे जो बलभद्र के साथ इस किले से निकल गए। सो टेक्निकली
क्योंकि आपका जो कमांडिंग ऑफिसर है, दुश्मन कमांडिंग ऑफिसर है, आपने उसको कैप्चर नहीं किया, द ब्रिटिश कुड नेवर फॉर्मली डिक्लेयर दैट वी हैव डिफीटेड और वी हैव वन द बैटल ऑफ नाला पानी, राइट? कभी भी वो ये शब्दावली नहीं इस्तेमाल कर सकते थे बिकॉज दे नेवर कैप्चर बलभद्र इन दिस बैटल। बलभद्र की जो डेथ है वो बहुत साल बाद में हुई है। खलंगा फोर्टिस की जो लगभग हाइट है करीबन 12 फीट थी और मड और स्टोन की फोर्ट्रेस थी। आप अगर अभी भी गूगल पे जाएंगे, स्केच है उस फोर्ट्रेस का, आप देख सकते हैं। और गोरखा सोल्जर्स किस तरीके से ड्रेस करते थे उसका भी स्केच है। वो स्केच क्यों इंटरेस्टिंग है? बिकॉज उस स्केच का सबसे इम्पोर्टेंट जो यूनिफॉर्म का पार्ट है वो है खुखरी। तो हम खुखरी नाइफ के बारे में जब ऊपर मेमोरियल पे जाएंगे तो बात करेंगे। अब बहुत लोग ब्रिटिश रिकॉर्ड में खुखरी बहुत मेंशन है एंड इट इज़ अ वेरी डेडली वेपन। इवन द ब्रिटिश अग्रीड कि ये इसका सामना तो हम भी नहीं कर पा रहे। इट इज़ सो डेडली एज अ वेपन इन द हैंड्स ऑफ द गोरखास। लेकिन एक छोटी सी नाइफ इतने बड़े ब्रिटिश एम्पायर को कैसे फेस कर पाई सक्सेसफुली, उस नाइफ की शेप में, उसके हिस्ट्री में ऐसा क्या स्पेशल है, ये हम अभी जब फॉरेस्ट में ऊपर जाएंगे तो बात करेंगे। तो अभी यहाँ से हम लोग राइट टर्न लेंगे, फॉरेस्ट हाइक है, हम लोग फॉरेस्ट के अंदर हाइक करेंगे। नेपाल कैसे बना, नेपाल का नाम नेपाल क्यों पड़ा, कब पड़ा, और अल्टीमेटली ये लड़ाई का एंड कब कहाँ हुआ, ये ऊपर बात करेंगे। ये क्यों चाहिए था उनको? बिकॉज ऑफ टू वेरी मेजर रीजंस। एक, उनको एक वूल का ट्रेड कैप्चर करना था। तो पश्मीना कश्मीर में ग्रो होती है एंड इट्स अ वेरी एक्सपेंसिव शॉल, है ना, लाखों में बिकती है वो। तो उसकी डिमांड इंग्लैंड में बहुत थी बिकॉज इंग्लैंड भी गीली और ठंडी जगह है एंड द ब्रिटिश वांटेड टू कैप्चर दैट ट्रेड रूट, टू कैप्चर द पश्मीना वूल ट्रेड विच वाज वेरी लुक्रेटिव। पश्मीना फैक्टर इतना इम्पोर्टेंट हो गया एक टाइम पे कि एंग्लो गोरखा वॉर को 2-3 रिकॉर्ड्स हैं जिसमें पश्मीना वॉर भी कहा गया है। तो पश्मीना इतनी ज़रूरी थी। दूसरा ट्रेड जो उनको कैप्चर करना था दैट वाज टू अफगानिस्तान। अब अफगानिस्तान में ऐसा क्या मिलता है? दुनिया के सबसे अच्छी क्वालिटी के घोड़े। इसलिए ये दो चीज़ों के लिए ये ट्रेड रूट्स को कैप्चर करना बहुत ज़रूरी था। सो द हॉर्सेज एंड द वूल ट्रेड वाज वन ऑफ द मोर इम्पॉर्टेंट रीजंस कि नेपाल के साथ ये युद्ध किया गया। नेपाल की थोड़ा सा मैं आपको बैकग्राउंड दे दूं कि नेपाल शब्द कहाँ से आता है। बहुत सारी थ्योरीज हैं इसके बारे में। दो थ्योरीज जो मैक्सिमली एक्सेप्टेड थ्योरीज हैं, एक पुराण है जिसको पशुपति पुराण बोलते हैं। उसमें ये बोला गया है कि नेपाल के अंदर एक ऋषि होते थे जिनका नाम था ने मुनि। सो ने मुनि वॉज कंसिडर्ड टू बी द सेज दैट प्रोटेक्टर फ्रॉम दैट एरिया। तो जो क्षेत्र ने के नीचे है वो नेपाल हो गया। नेपाल का जो एरिया है वो कैटल के लिए, जो गाय बकरी भैंस है उनके लिए बड़ा, लोगों की लाइवलीहुड उन पे बहुत डिपेंडेंट थी नेपाल के लोगों की। तो ने का मतलब होता है कैटल और पाल माने उनकी रखवाली करने वाला। सो द कीपर ऑफ द कैटल इज द नेपाला और उससे शब्द आया नेपाल। ठीक, नेपाल के अंदर बहुत सारे किंगडम्स थे बिटवीन काठमांडू एंड कुमाऊं। ठीक है, ये काठमांडू है, ये कुमाऊं है। इसके बीच में 1800 में 1700 में 46 प्रिंसिपैलिटीज थी जो दो ग्रुप्स में डिवाइडेड थी। ठीक है, 24सी और 22सी। तो गोरखा उनमें से एक किंगडम का नाम था जो 24सी किंगडम्स का हिस्सा था। जैसे गढ़वाल में 52 गढ़ थे, 52 किले थे जिनसे उनका नाम गढ़वाल पड़ा। इसीलिए नेपाल के अंदर 46 मेजर प्रिंसिपैलिटीज थी। तो 24सी और 22सी। 24सी जो राज्य थे वो गंडकी नदी के आसपास थे और जो 22सी किंगडम थे, द 22 किंगडम्स दैट वर अराउंड द करनाली रिवर। उन्होंने जब काठमांडू को भी गोरखा किंगडम का पार्ट बनाया तो राजा पृथ्वीनारायण शाह के बाद एक राजा आए जिनका नाम था राणा बहादुर शाह। नेपाल की ये हिस्ट्री थी एंड ऑफ कोर्स ये क्षेत्र जो है देहरादून का क्षेत्र 11 साल नेपाल के नील के नीचे था।
कैंपेन के बाद रखी गई। द फर्स्ट गोरखा रेजिमेंट्स वर रेज्ड इन मलौन एंड सिरमौर, जो हिमाचल में है। तो सिरमौर रेजिमेंट्स के जो कमांडर थे वो थे मेजर फ्रेडरिक यंग, जिनकी हमने बात करी, जो इस बैटल में भी थे और जिन्होंने इस एरिया के बारे में बोला था कि वाटर बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है यहाँ पे। सो द फर्स्ट गोरखा रेजिमेंट्स वर रेज्ड इस पूरे बैटल, इस पूरे कैंपेन के बाद। और जब पहली गोरखा रेजिमेंट्स की लीड रखी गई, इसमें केवल गोरखास नहीं थे। द फर्स्ट बटालियंस कंसिस्टेड ऑफ पीपल फ्रॉम गढ़वाल, कुमाऊं एंड द गोरखाली कम्युनिटी। तो ब्रिटिश को ऐसे लोगों की तलाश थी जो माउंटेन वॉरफेयर में या जंगल वॉरफेयर में बहुत एबल हैं, जो बहुत टफ कंडीशंस में भी कोई भी जंग लड़ सकते हैं। एंड ऑफ कोर्स आप सभी जानते हैं कि गोरखा रेजिमेंट्स अभी तक आर्मीज का हिस्सा है दोनों देशों में। तो दे आर अ पार्ट ऑफ द ब्रिटिश आर्मी एंड द इंडियन आर्मी। 1947 के बाद कुछ बटालियन जो थी, रेजिमेंट्स जो थी, वो ब्रिटेन में चली गई और कुछ रेजिमेंट्स जो थी वो इंडियन आर्मी के पास आ गई। एंड देयर वाज वन रेजिमेंट दैट वाज रेज्ड आफ्टर इंडिपेंडेंस। गोरखा वर नॉट ओनली अ पार्ट ऑफ द आर्मी। अगर आप ब्रिटिश रॉयल्टी का जो इनर कॉर्डन ऑफ सिक्योरिटी है, दैट इज ऑल्सो गार्डेड बाय द गोरखास। आपने बहुत रिसेंटली देखा होगा, लास्ट ईयर जब क्वीन की डेथ हुई और कोरोनेशन सेरेमनी हुई किंग की, तब भी गोरखा गार्ड्स थे इस सेरेमनी में सबसे आगे। एंड दे आर पार्ट ऑफ द पुलिस ऑल्सो इन कंट्रीज लाइक सिंगापुर। और दुनिया की इंडिया की सबसे डेकोरेटेड रेजिमेंट्स में से एक गोरखा रेजिमेंट्स है। तो उनका सिंबल जो आपको इस मेमोरियल के सबसे ऊपर दिख रहा होगा, खुकरी, जिस नाइफ के बारे में मैं अभी बता रही थी। तो मैं हमेशा इस वॉक पे खुकरी लेकर आती हूँ, लेकिन आज नहीं लेके आई हूँ। दिस इज फॉर द फर्स्ट टाइम। और ऐसा बोला जाता है कि हिस्ट्री के अंदर फॉर द फर्स्ट टाइम वॉरफेयर में किसी ने अगर चाकू और तलवार की शेप के साथ एक्सपेरिमेंट किया था, दैट वाज किंग अलेक्जेंडर। एवरी ईयर हम ये वॉक नवंबर में भी करते हैं। तो नवंबर का जो लास्ट संडे होता है, उस लास्ट संडे में 2 दिन का खलंगा मेला लगता है सागर ताल में। तो जो पहला दिन है, वहाँ चंद्रानी माता का मंदिर है, अभी हम वापस जाते हुए आपको दिखाएंगे। वहाँ पे पूजा होती है, भंडारा होता है। एंड द सेकंड डे मूव टू द सागर ताल, जहाँ पे कल्चरल प्रोग्राम्स होते हैं और इस बैटल की बात की जाती है। थैंक यू सर। पुलिस थापा है सर, ग्रुप के साथ भी बहुत समय से जुड़े हुए हैं। और अभी सर जो बलभद्र खलंगा समिति है, आपने साइनेजेस भी रस्ते में देखे होंगे, सर इज लीडिंग दैट समिति एट द मोमेंट। और आप सभी को पता है कि खलंगा फॉरेस्ट पिछले बहुत दिनों से न्यूज़ में है ना। और समिति और बहुत लोग लगे हुए हैं इन एफर्ट्स में। तो क्या इशू है? और सर ओवर टू यू, अगर आप सबको प्लीज। थैंक यू वेरी मच। खलंगे की लड़ाई खत्म हो गई तो हम आज की बात करते हैं फिर। हाँ, लड़ाई खत्म हो गई, लड़ाई खत्म हो गई, पीटी साइन हो गया, चुकी है, पीस हो गया। लड़ाई तो जारी है। एंड नाउ समिति जो हमारी बलभद्र खलंगा विकास समिति है, दिस वाज ये क्रिएट हुआ था 1974 में। तो दिस ईयर हमारा 50th ईयर है। तो पिछले 50 साल से हमारी समिति के लोग इस जगह को देखभाल कर रहे हैं। ये जो बनाया है, ये भी हमने उत्तराखंड सरकार की मदद से ये बनाया ये। और हर साल नवंबर के महीने में टू कमेमोरेट द बैटल व्हिच वाज फॉट इन द मंथ ऑफ नवंबर, हम लोग नीचे सागरताल में मेला करते हैं। 2 दिन का फेयर होता है। ट्रेडिशनल फूड, ट्रेडिशनल कॉस्ट्यूम और सारे जो डांसर्स हैं वो सारे ट्रेडिशनल होते हैं। तो उसके अलावा वी डू यहाँ पे स्वच्छता अभियान, क्लीनलीनेस ड्राइव, वृक्षारोपण और यहाँ की देखरेख हम लोग पिछले 50 साल से करते हैं। हाथ में पाटल, खुगरी ये सब लेके झाड़ी काटते हुए यहाँ तक पहुँचते थे, अपना सामान पीठ में लेके। नीचे से तपोवन समिति जो है इस क्षेत्र को, इस पूरे इलाके की देखभाल कर रही है। और कल मुझे कहीं से पता चला कि कुछ लोग ये कह रहे हैं कि समिति जो है ये पेड़ काटने का प्रस्ताव कर रही है और यहाँ वो बना रही है, वाटर टैंक बनाने का समिति करा रही है। तो ये हमारे ऊपर डायरेक्ट एक इल्ज़ाम लगाया है। तो उस चीज़ को हम हर तरह से जो है काउंटर करेंगे। जो 50 साल से देख रहे हैं, हम क्यों पेड़ कटवाएंगे, बहुत सारी बात। तो आप लोग को पता ही होगा क्या चल रहा है यहाँ, नहीं पूरे देहरादून में जब से उत्तराखंड बना है तब से कहाँ का कट रहे हैं, कहाँ का छिले जा रहे हैं। दिस ऑल्सो आफ्टर 10 years इफ यू सी विल बी द डार्क हिस्ट्री ऑफ उत्तराखंड। इसको सुधारना हमारा काम है। एवरी सिटीजन हैज़ गॉट राइट टू प्रोटेक्ट दी एनवायरनमेंट। जो सोम रिवर है वहाँ पे डैम का प्रपोजल दिया है। कैचमेंट एरिया 85 स्क्वायर किलोमीटर है उसका। वहाँ से 1.5 मीटर वाइड डायमीटर में पाइप के थ्रू पानी लाया जाएगा। वाटर ट्रीटमेंट प्लांट जो यहाँ बनाने का प्रपोजल है।
और यहाँ पे पानी ट्रीट होगा और फिर आगे जहाँ जहाँ जरूरत है वहाँ दिया जाए। वी आर नॉट ऑब्जेक्टिव, उसकी ऑब्जेक्शन नहीं है, लेकिन जो पेड़ काट के आप जो डिस्ट्रक्शन कर रहे हैं उसके लिए ऑब्जेक्शन हम सबका है। रीज़न, देहरादून में अगर आप गवर्नमेंट की स्टडी रिपोर्ट पढ़ेंगे तो यहाँ दुनिया भर के एक्वाफर्स हैं, छोटे छोटे ज़मीन के अंदर पानी है, जितने आज यहाँ ट्यूबवेल्स हैं वो उसी में से पानी ले रहे हैं और उसको रिचार्ज करना ज़रूरी है। तो रिचार्ज कैसे होगा? मानसून में पेड़ों के थ्रू ये रिचार्ज होते हैं। अगर पेड़ कट जाएंगे फिर क्या होगा? मिट्टी कटेगी, पानी बह जाएगा और रिचार्ज नहीं होगा। रिचार्ज नहीं होगा, एज ए रिजल्ट आप सबको पता होना चाहिए, जिसको नहीं पता है, मालदेवता से लेकर शहनशाह आसन तक फॉल्ट लाइन है, इज अ फॉल्ट लाइन फॉर अर्थक्वेक। और खलंगा के ईस्टर्न, खलंगा जो ये रिजर्व फॉरेस्ट है जिसमें साल ट्री इज अ प्रोटेक्टेड ट्री, तो प्रोटेक्टेड ट्री इन अ रिजर्व फॉरेस्ट आप कैसे काट सकते हो? तो या तो आपको पता नहीं है या आप जानबूझ के कर रहे हो। ये जो खलंगा का जंगल है पूरा, यहाँ से 4 स्रोत निकलते हैं, टांडा धोरण के लिए, नाला पानी के लिए, काला गांव और रायपुर के लिए। और जब ड्राइनेस आएगी तो मैं नहीं कह रहा हूँ, इट्स अ वाडिया रिपोर्ट है, गवर्नमेंट का स्टडी रिपोर्ट है, 15 डिग्री का फॉल्ट लाइन है इधर ऑन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ खलंगा, इट विल ट्रिगर अर्थक्वेक। तो जो लोग आज नहीं बाहर आ रहे हैं इस मुहिम में, इस संघर्ष में, उनको उस दिन रात को बाहर आना पड़ेगा जब अर्थक्वेक आएगा। तो इट्स बेटर टू कम आउट। ले रहे हैं चुपचाप से, पेड़ों की मार्किंग कर दी और वो पिलर्स लगा दिए, उसमें नंबरिंग कर दिया। उधर डैम का एक ईंट भी नहीं लगा अभी तक, डैम का कंस्ट्रक्शन का स्टार्ट भी नहीं हुआ है और डैम कंस्ट्रक्शन विल टेक 5 years फ्रॉम द डेट ऑफ कमेंसमेंट। पहले काटने की बात हो रही है, इस चीज़ का हम ऑब्जेक्ट कर रहे हैं जो बिल्कुल लाजमी है, बिल्कुल सही है, वेरी पावरफुल। दैट इज, उसने हमारे सारे मैसेज जहाँ पहुँचा दिए हैं और अभी हमको प्रेशर मेंटेन करना है। सो द गवर्नमेंट इज, जैसे ये खलंगा जो आता है ये रायपुर विधानसभा के अंडर में आता है। रायपुर विधानसभा के एमएलए हमारे उमेश शर्मा काऊ जी हैं, तो उन्होंने, उनको जब पता लगा तो उन्होंने इंटरफेयर किया, उन्होंने बोला कि यहाँ नहीं होगा। ट्रीटमेंट प्लांट बनने के बाद जो उसका जो रेसिडुअल वाटर होगा, जो केमिकली ट्रीटेड होगा, सल्फर से, क्लोरीन से, वो जो रेसिडुअल होगा वो कहाँ डालेंगे? इस जंगल में डालेंगे। उससे और जंगल जो है डिस्ट्रॉय होगा, उससे स्टिंक आएगी और पेड़ पौधे सब खत्म होंगे उससे, केमिकल से। सो इट इज बिल्कुल नो गो है। और फिर जब नेक्स्ट टाइम जब खलंगा वॉक होगा तो यू कैन कॉल इट WTP वॉक, नॉट खलंगा, तो इसका एग्जिस्टेंस खत्म होता जाएगा। तो इसको, एंड दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल प्लेस इन गढ़वाल मंडल ऑफ उत्तराखंड, जो हम सबका धरोहर है और इसको हमने बचाना है। दैट इज द एम, मेक दिस अ सक्सेस। थैंक यू। प्रशासन की जी तो सब कुछ बताएंगे प्लीज, छोटा थोड़ा 2 मिनट में खत्म कर दीजिए। समस्त उपस्थित जन समुदाय, अभी कर्नल साहब ने अत्यंत वैज्ञानिक तरीके से पर्यावरण के विषय में हम सबको जानकारी दिया। उससे पहले इसका जो ऐतिहासिक महत्व है उसके विषय में एक महिला मैडम जी ने इसके विषय में बताया, जिसमें गोरखा शब्द आया था और गोरखाओं की बहादुरी का यहाँ प्रश्न था। तो गोरखा शब्द के विषय में थोड़ी सी जानकारी आप लोगों को दूंगा। पोखरी का विषय इन्होंने लिया था, उस विषय में भी मैं थोड़ी सी जानकारी दूंगा, क्योंकि ये ऐतिहासिक जगह है। गोरखा जो शब्द है संस्कृत का बना हुआ शब्द है। गावस्य रक्षां करोति इति गोरखा, जिसने अनादिकाल से, जैसे वैदिक सनातन धर्म आरंभ और अंत रहित है, इसका आरंभ कब हुआ पता नहीं है, तो तब से लेके वर्तमान समय तक जिसने गाय की रक्षा की है, जो गौ की रक्षा अनादिकाल से करता आया है और वर्तमान तक कर रहा है, आगे तक जो करने वाली जाति विशेष है, ऐसा वैदिक सनातन धर्म का रक्षक गोरखा जाति है नंबर 1। मुगल कालीन समय में विभिन्न प्रकार के वैदिक सनातन के ऊपर जो बाधाएं आई थी, उनकी रक्षा के लिए भी जिसने बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इस प्रकार जो जाति विशेष है उसका नाम गोरखा शब्द से समझना चाहिए। तात्पर्य है कि सनातन से लेकर वर्तमान तक वेद और उससे वेद का जो सबसे विषय है वो गाय है। इस प्रकार गाय हमारी संपूर्ण प्रकार की आवश्यकताएं पूरी करती हैं, हमें हर चीज देती है। उसी प्रकार गाय की रक्षा करना सबका दायित्व हो जाता है।
गोरखा जाति का जो प्रमुख हथियार खुकरी है, उसके जो आरंभ है जहाँ से शुरू होता है वहाँ एक गौ की आकार की आकृति बनी हुई है। इसका मतलब यह है कि वो खुकरी वहाँ प्रयोग हुआ था जहाँ जो गाय के लिए जो आक्रमण करता था, उस गाय की रक्षा के लिए जिस हथियार का प्रयोग किया था सबसे पहले, गौ रक्षा के निमित्त जो हथियार विशेष बना है, उस हथियार विशेष का नाम ही गोरखा है। अब गोरखाओं ने क्या किया क्या नहीं किया, ये इतिहास का विषय है। आप लोग इतिहास के माध्यम से पढ़ सकते हैं, जान सकते हैं। गोरखा का जो शब्दगत अर्थ है और गोरखा का जो विशेषणात्मक अर्थ है, गौ रक्षा करने वाला, वही गोरखा का शब्द है। आप इतनी छोटी सी बात इस ऐतिहासिक जगह पर आप लोगों को देते हुए मुझे बड़ा हर्ष हो रहा है। समय का अभाव है, इसलिए आप सबको गौ रक्षा की रक्षा करने के लिए आगे आने के लिए और पर्यावरण की रक्षा के लिए आगे आने की आवश्यकता लोकल एमएलए हैं, हमारे चीफ मिनिस्टर हैं, हमारे हेड ऑफ फॉरेस्ट फोर्स हैं, हम उनको एसएससी नंबर, ईमेल आईडी अवेलेबल हैं, पब्लिकली अवेलेबल है। अगर आप चाहेंगे तो आप सब लोगों को लिखिए, एमएलए को लिखिए, अपने जो लोकल पॉलिटिकल लीडर्स हैं, जो भी ब्यूरोक्रेसी में आप जिनको जानते हैं, उनसे बात करिए, उनको बताइए कि ये जो फॉरेस्ट है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही अच्छा प्रिस्टीन फॉरेस्ट का बैटिंग फील्ड का ये थिएटर है, पूरी रिजॉर्ट है। और देहरादून की 3 ही ऊंची पहाड़ियाँ हैं, ये पहाड़ी है और एक भंगोड़ा है। तीनों पहाड़ियाँ साल के जंगल से ढकी हुई हैं और साल अपने आप में बहुत ही स्लो ग्रोइंग, बहुत ही धीरे उगता है। और अगर इन पेड़ों को आप देखें तो आप ये पाएंगे कि कम से कम 200 साल पुराने पेड़ होंगे, क्योंकि साल के बारे में ये कहा ही जाता है 100 साल खड़ा, 100 साल पड़ा, 100 साल सड़ा। मतलब उसके सीजनिंग में भी 100 साल लगते हैं। तो और आप देखेंगे कि जब आप पेड़ को अगर केयरफुली ऑब्जर्व करेंगे तो उसका जो नीचे कॉप्टिक्स होता है, जो जड़ होती है, उससे छोटे छोटे और भी पेड़ उभरे होते हैं। तो इसलिए अगर इसको हार्वेस्ट भी किया जाए तो जड़ से दूसरे पेड़ भी निकल आते हैं। लेकिन अब जो देहरादून की हालत है और उत्तराखंड की हालत है, हमें मतलब 0 टॉलरेंस रखना चाहिए एक भी पेड़ कटने में। आप समाज के लिए कोई भी काम कर रहे हो तो उसमें ये मत देखो कि मेरा क्या फायदा है। ऐसे बाइबल में भी लिखा है कि अगर आप राइट हैंड से किसी को कुछ देते हो तो लेफ्ट हैंड को भी पता नहीं चलना चाहिए। और आप जिससे बात कर सकते हैं, टॉक टू पीपल, राइट, नो सम फोरम जहाँ पे आप लिख सकते हैं वहाँ पे लिखिए।